नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। जब भी देश की सुरक्षा पर बात आई, भारतीय सेनाओं ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। तब हमारे जवानों ने यह नहीं सोचा कि हमारे हथियार पुराने हैं, दुश्मन के पास उनसे ज्यादा अत्याधुनिक वेपन्स हैं। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि सेना को आधुनिक ना बनाया जाए, उन्हें मॉडर्न हथियारों से लैस ना किया जाए। आज के स्पेशल शो में हम आपको बताएंगे उन 5 हथियारों के बारे में जिनकी बदौलत हमारी सेनाएं साल 2022 में और ज्यादा बलवान होने वाली हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस हथियार की जिसके आते ही पाकिस्तानी एयरफोर्स परेशान है। उससे बचा कैसे जाए ये सोच रही है। मौजूदा वक्त में उससे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम है नहीं। नाम है S-400, जो हमने रूस से लिया। उसकी पहली यूनिट की तैनाती भी कर दी गई। S-400 की पहली यूनिट को पंजाब के एक फॉरवर्ड बेस पर तैनात किया गया है। S-400 की इस यूनिट से पाकिस्तान और चीन से सटे एयर स्पेस की रखवाली की जाएगी। हमारा एयर डिफेंस इसलिए मजबूत होगा क्योंकि अब आप जो एनिमी जो बाहर आ रहा है, अब उसको डिटेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आपके इंटरसेप्टर्स के ऊपर कम दबाव पड़ेगा। S-400 की कुल 5 यूनिट्स आनी हैं, जिन्हें पाकिस्तान और चीन की सीमा पर पहले से निश्चित जगह पर तैनात किया जाएगा। पहली यूनिट की जैसे ही तैनाती हुई, पाकिस्तान की तरफ से बयान आने शुरू हो गए। जनरल इंप्रेशन ये है कि भारत ने इसको चाइना को काउंटर करने के लिए किया है, तो इसका अल्टीमेटली जो स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान पे होगा। पाकिस्तान की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि S-400 की तैनाती का मतलब यह है कि अब न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन भी किसी भी तरह के हवाई हमले से पहले 1000 बार सोचेगा, फिर वो चाहे फाइटर जेट से अटैक हो या फिर मिसाइलों का हमला हो। इसकी इतनी सिस्टम है कि ये कोई भी मिसाइल जो आ रही है उसको डिटेक्ट करे, उसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है, एक्यूरेसी है, वो बहुत अत्यधिक है। पाकिस्तान और चीन के लिए S-400 इसलिए सरदर्द बन गया है क्योंकि खतरे को ट्रैक कर लेने की इसकी रेंज इतनी ज्यादा है कि इसके जरिए भारत की हवाई सीमा में घुसने से सैकड़ों किलोमीटर पहले ही दुश्मन को मार गिराया जाएगा। S-400 का रडार दुश्मन को 600 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर लेता है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें दुश्मन को 400 किलोमीटर दूर मार गिरा सकती हैं। दुश्मन के अलग अलग टारगेट्स को मार गिराने के लिए इसमें 4 तरह के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी इंटरसेप्टर मिसाइलें जमीन से 5 मीटर की ऊंचाई से लेकर आसमान में 60 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर टारगेट को मार गिरा सकती हैं। वैसे चीन के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसके पास इतनी लंबी दूरी तक मार करने वाली इंटरसेप्टर मिसाइल नहीं है। उसके पास सिर्फ 300 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाने वाली मिसाइल्स ही हैं। इसीलिए भारतीय S-400 का पलड़ा चीन से भारी। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन MTCR यानी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम का सदस्य देश नहीं है। MTCR के नियमों के मुताबिक रूस 300 किलोमीटर की रेंज से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइल चीन को नहीं बेच सकता था। और जो जिस तरीके से हमारे को जो मॉडिफाई करके S-400 मिला है, एयर मोबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई है, ग्राउंड मोबिलिटी इंक्रीज होगी। हालांकि चाइना की भी ग्राउंड मोबिलिटी है, वो भी एयर मोबिलिटी कर सकते हैं, पर हमारी स्पीड ज़्यादा है, हमारी बैटरीज ज़्यादा है, डिप्लॉयबिलिटी बेटर है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हर तरह के एरियल थ्रेट को मार गिराया जा सकता है। दुश्मन देश की तरफ से आ रहे फाइटर जेट्स हो, हेलीकॉप्टर्स हो, ड्रोन्स हो, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हो, क्रूज मिसाइलें हो या फिर बैलिस्टिक मिसाइलें, S-400 की नजरों से न कोई छुप सकता है और न ही इसकी मिसाइलों से कोई बच सकता है। यानी S-400 एक तरह से पाकिस्तान और चीन की सीमा पर बेहद शक्तिशाली कवच तैयार कर देगा, जिसे पार पाना दोनों ही देशों के लिए करीब करीब नामुमकिन। अब आपको बताते हैं 2022 में देश को बलवान बनाने वाले दूसरे हथियार के बारे में। फ्रांस से लिया गया राफेल फाइटर जेट दुनिया के सबसे बेहतरीन फाइटर जेट्स में यह शुमार है।
4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स में राफेल के सामने दुनिया का कोई भी जेट नहीं टिकता। भारतीय वायुसेना में शामिल होकर इसने एयरफोर्स की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पाकिस्तान और चीन दोनों अगर किसी हिमाकत को अंजाम देने के लिए सोचते हैं तो उन्हें ध्यान में रखना होगा कि राफेल क्या कर सकता है। रफाल का जो वेपन सिस्टम है वो बहुत ही सुपीरियर है। जो रफाल दुनिया के बाकी जगह पे फ्लाई करती है वो रफाल नहीं है। इसमें इंडियन एयरफोर्स का रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये कस्टमाइज्ड है। एनिमी है, उनका जो टैक्टिक्स है उसमें पूरा बदलाव लाना पड़ेगा। भारत ने फ्रांस से कुल 36 राफेल खरीदे हैं, जिनमें से 32 इंडियन एयरफोर्स को मिल चुके हैं। राफेल की पहली स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में, जो पाकिस्तान और लद्दाख के लिए है, वहां पर लगाई गई है। वहीं राफेल की दूसरी स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में, जिसे चीन की पूर्वी सीमा के लिए लगाया गया है। अब सवाल यह है कि क्या टू फ्रंट वॉर की सूरत में सिर्फ 36 राफेल से काम चल जाएगा? क्योंकि इसके लिए भारतीय वायुसेना को कम से कम 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि मौजूदा वक्त में करीब 30 स्क्वाड्रन से ही काम चला रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक 36 राफेल से काम नहीं चलेगा, इसीलिए दूसरे विमान भी शामिल किए जा रहे हैं। 114 मल्टी रोल मीडियम एयरक्राफ्ट लेने पर भी काम चल रहा है। लेकिन राफेल के आने से एक फायदा तो हुआ है कि इसने एयरफोर्स को एक मजबूती दे दी है। अगर चीन के 5th जनरेशन लड़ाकू विमान J-20 को हटा दिया जाए तो पूरी चीनी एयरफोर्स के पास राफेल की टक्कर का कोई लड़ाकू जहाज नहीं है। रही बात J-20 स्टेल्थ फाइटर जेट की, तो अभी भी उसकी क्षमताएं किसी ने देखी नहीं है, सिर्फ चीन का दावा भर है, जबकि राफेल युद्ध के कई मैदानों में अपना दम दिखा चुका है। चीनी एयरफोर्स के लिए भारतीय एयरफोर्स से टक्कर लेना इसलिए भी बेहद मुश्किल है क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत लद्दाख का बेहद ऊंचाई वाला इलाका है, जहां हवाई जहाजों की ताकत आधी रह जाती है, जबकि भारतीय एयरफोर्स के सामने ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। राफेल के साथ साथ भारत ने स्वदेशी फाइटर जेट को लेकर भी बड़ी डील की। एयरफोर्स ने 83 स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का ऑर्डर हॉल को दिया है। हल्के फाइटर जेट की कैटेगरी में तेजस दुनिया के बेहतरीन जहाजों में शामिल है। राफेल, सुखोई और तेजस की ये जो तिकड़ी है, दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। तेजस के 2 स्क्वाड्रन भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुके हैं, लेकिन 83 तेजस का ऑर्डर न सिर्फ भारतीय फाइटर जेट्स के इकोसिस्टम के लिए बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। तो इंडियन एयरफोर्स ने जो 83 तेजस मार्क 1 का हाल ही में प्लेस किया ऑर्डर, वो आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इससे इंडियन एयरफोर्स के सारे रिक्वायरमेंट पूरे हो जाएंगे। हाँ, 83 एयरक्राफ्ट एक संकेत है कि भारतीय वायुसेना और जो इंडियन आर्म फोर्सेस है उनका एक जो हमारा इंडिजिनस प्रोडक्शन है उसके ऊपर एक कॉन्फिडेंस आया है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर इसी लाइट वेट कैटेगरी का फाइटर जेट JF-17 बना चुके हैं। 150 से भी ज्यादा JF-17 पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल भी हो चुके हैं। इस लिहाज से तेजस की रफ्तार बेहद सुस्त है। इसलिए सवाल उठते रहे हैं कि क्या भारत का तेजस चीन पाकिस्तान के JF-17 को टक्कर दे पाएगा? तो JF-17 एक अलग जहाज है, उसका अपना खूबियां है, अपना लिमिटेशंस है। तेजस का अपना खूबियां, अपना लिमिटेशंस है। तेजस एक अच्छा गति से आगे बढ़ रहा है और तेजस से आगे जो AMCA मार्क 1 का जो डेवलपमेंट है, इससे क्या होगा कि एक टाइम वो आएगा जब भारत एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। जाहिर सी बात है, तेजस को सिर्फ एक जहाज के तौर पर नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाना चाहिए, और इसी का नतीजा कि अब तेजस के बहुत सारे वेरिएंट्स पर एक साथ काम चल रहा है।
इसमें 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट एमका भी है, जिसका प्रोडक्शन अगले 1 दशक में शुरू हो जाने की उम्मीद है। भारत के लिए 5th जनरेशन का लड़ाकू विमान बना लेना बड़ी कामयाबी होगी, क्योंकि इसी से 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने की राह भी खुलेगी। ट्विन इंजन जहाज है, उसमें स्टेल्थ फीचर्स है। इनिशियली उसका जो प्लान है 2 चरण में, मुझे जितना याद है कि 2 चरण में है। उसमें फर्स्ट में हम 5th जनरेशन एक बनाएंगे और जो सेकंड फेज होगा उसमें कुछ 6th जनरेशन फीचर्स भी लाएंगे। नई तकनीक के साथ चलना है और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना है। हमारी सेनाओं के लिए यह सबसे ज्यादा जरूरी काम है। इसी कड़ी में नेवी के लिए तैयार किया गया स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत भी है। फिलहाल इसकी सी ट्रायल्स चल रहे हैं। अगले साल ये चलता फिरता एयरफोर्स स्टेशन भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगा। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जिसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर जैसी मुश्किल तकनीक बनाने की महारत हासिल है। भारत सहित दुनिया में सिर्फ 8 देश ऐसे हैं जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकते हैं। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत बनकर तैयार हो चुका है। नए साल में ये नेवी में शामिल होकर उसकी ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। सबसे बड़ा खतरा चीन की तरफ से ही है। इंडो पैसिफिक में जिस तरह से चीन दादागिरी कर रहा है, जिस तरह भारत के साथ वो टकराव की स्थिति में है, उसे देखते हुए INS विक्रांत की अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है। चीनी नेवी के पास जहाज भले ज्यादा हैं, लेकिन जंग का अनुभव भारतीय नेवी के पास कहीं ज्यादा है। अब सवाल ये कि क्या सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से काम चल पाएगा? क्योंकि भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। बहुत बड़े इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी नेवी के पास है। तो क्या तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी सोचना चाहिए? तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विशाल के निर्माण पर भी चर्चा चल रही है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। INS विक्रांत के निर्माण में 23,000 करोड़ रुपए लगे हैं। INS विशाल इससे भी ज्यादा बड़ा होगा, इसलिए खर्च भी ज्यादा होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारतीय नेवी के लिए तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे को 2 मिनिमम चाहिए, मे बी मिनिमम रिक्वायरमेंट इज 3, सो दैट दोनों ऑपरेट करते रहे और जो तीसरा वाला है वो अपना मेंटेनेंस करता रहे। और इसके बाद भारतीयों को बलवान बनाने वाले हथियारों में वो मिसाइल शामिल है जिनका रिकॉर्ड परीक्षण DRDO ने पिछले 1 साल में कर दिया। लंबी दूरी की अग्नि 5 से लेकर बेहद आधुनिक अग्नि प्राइम तक। चीन से टकराव के बाद तो भारत ने 1 साल में मिसाइल टेस्टिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। DRDO ने साल 2021 में 35 से भी ज्यादा मिसाइलों के टेस्ट किए हैं। इनमें जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से मार करने वाली मिसाइलें शामिल हैं। इन परीक्षणों के जरिए भारत ने दुश्मनों को सीधी चेतावनी दी है कि उनकी एक छोटी सी गलती उनके लिए तबाही का बड़ा सबब बन सकती है। भारत धीरे धीरे मिसाइल के मामले में आत्मनिर्भर होता जा रहा है। 80 और 90 के दशक से भारत ने लगातार मिसाइल के क्षेत्र में प्रगति की है। मिसाइल तकनीक में ये भारत की आत्मनिर्भरता ही है, जिसकी वजह से साल 2021 में 7 सितंबर को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हीकल यानी HST-DV का परीक्षण हुआ। 22 सितंबर को हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट, 22 सितंबर को ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 23 सितंबर को पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल, 30 सितंबर को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, 1 अक्टूबर को लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, 2 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल, 5 अक्टूबर को सुपरसोनिक असिस्टेंट रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट का सफल परीक्षण, 9 अक्टूबर को न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल NGARM, 12 अक्टूबर को निर्भय क्रूज मिसाइल, 18 दिसंबर को अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल और 23 दिसंबर को प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। कुल मिलाकर देश की तीनों सेनाओं के लिए साल 2021 अहम रहा, लेकिन उससे भी ज्यादा साल 2022 महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सेनाओं को बलवान बनाने वाले और भी कई बड़े हथियार हमें मिल जाएंगे, जो दुश्मन को बताएंगे कि हिमाकत करने से पहले अच्छी तरह से सोच और समझ ले। अब मुझे इजाजत दीजिए। ABP न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।